जब मैं जुजित्सु के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने का एक टुकड़ा फाड़ दिया हो। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं उसे याद न करूं और ये सोचूं कि अगर मैंने अलग तरीके से काम किया होता तो चीज़ें आज अलग होती। हम बिलबाओ में रहते थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सब तब हुआ जब मैं 29 साल का था। ये नवंबर 2019 में था जब जुजित्सु एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिला। उसका नाम लारा था, या कम से कम उसके प्रोफाइल में तो यही लिखा था। वो सुंदर थी और सीधी सादी थी। वो उसके लिए एकदम परफेक्ट थी। वो लगातार उसे मैसेजेस कर रहा था, उसे इमोजीज से भरे मैसेजेस भेज रहा था और वो पर्सनली उससे मिलने का वादा कर रहा था। हालांकि वो इस तरह की चीज़ों पर कभी ज़्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन इस बार वो एक्साइटेड था। वो मुझे बहुत एक्साइटेड होकर फोटोज़ और मैसेजेस दिखाता था। जब उसने मुझे बताया कि वो ज़ारागोजा में उससे मिलने जा रहा है तो मैंने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने आधा हंसते हुए उससे पूछा, ज़ारागोजा, तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो? मैंने उससे हंसते हुए पूछा, पर जुजित्सु को पूरा यकीन था ये थोड़ा अलग है, इसमें कुछ खास है। मैंने उसे सावधान रहने की चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वो हंसा और कहा कि मैं बहुत डरपोक हूँ। हम ट्रिप एक साथ करेंगे, उसके अनुसार इस तरह कोई साथ होगा। मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वो क्यों चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन अंत में मैं सहमत हो गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह निर्णय मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। हम दोपहर में ज़ारागोजा पहुंचे। शहर शांत था। जुजित्सु थोड़ा नर्वस था, लेकिन एक्साइटेड भी। लारा ने जोर दिया था कि वो सेंटर से दूर एक मोहल्ले में मिले, जो मुझे अजीब लगा, लेकिन उसने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। मिलने की जगह एक पतली खाली सड़क पर एक पुरानी बिल्डिंग थी। मैंने उसे बताया कि ये पहली डेट जैसी जगह नहीं लगती। उसने जोर दिया, मुझे यकीन है कि वो आसपास रहती है, ये ठीक है। जब हमने घंटी बजाई तो एक महिला की आवाज ने हमें तीसरी मंजिल पर जाने का निर्देश दिया। बिल्डिंग के अंदर का हाल बाहर से दिखने से भी ज्यादा बुरा था। टूटी सीढ़ियां, दीवारों पर क्रैक्स और एक सीलन की बदबू जो हमारी नाकों में भर गई। मैंने बुदबुदाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जुजित्सु, लेकिन वो अपनी डेट पर इतना फोकस था कि उसने मुझे सुना ही नहीं। हम बताई गई मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा खुला था। अंदर से हमें हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन जब हमने अंदर जाने के लिए धक्का दिया तो सब कुछ शांत हो गया। एक महिला दरवाजे पर मुस्कुराते हुए दिखाई दी। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। तुम जुजित्सु होगे, लेकिन तुम कौन हो? मैं बस एक दोस्त हूँ। मैं उससे इलाके में मिला था, बस यहाँ से निकल रहा था। नहीं 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 नहीं, अंदर आओ, मुझे कुछ मदद चाहिए। उसने दरवाजा चौड़ा खोला और हमें अंदर आने का इशारा किया। अपार्टमेंट के अंदर रोशनी कम थी। बीच में एक टेबल था जिस पर कुछ बचा हुआ खाना और आसपास कुर्सियां थी। लारा ने हमें बैठने का इशारा किया। मैं अभी आती हूँ। इस पॉइंट पर खतरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये सही नहीं लग रहा, चलो चलते हैं। लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया। रिलैक्स यार, ये ठीक है। मुझे यकीन है कि शायद उसे हमारी मदद चाहिए। तभी हमने हॉलवे से कदमों की आवाज सुनी। गहरे कपड़े पहने हुए एक बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। तो तुम ऐप वाले हो? जुजित्सु उठने लगा, लेकिन उस आदमी ने एक चाकू निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। बैठ जाओ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने वही किया जो उसने कहा। उसी पल लारा दो और आदमियों के साथ लौटी। दोनों के चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। यहाँ क्या हो रहा है? मेरा दोस्त बहुत घबराया हुआ था। वो लगभग कांप रहा था, और जब उसने वो सवाल पूछा तो वो गुस्से में था। किसी को कोई परवाह नहीं थी और किसी ने जवाब नहीं दिया। चाकू वाला आदमी हमारे करीब आया। तुम हमें सब कुछ दोगे जो तुम्हारे पास है, फोन्स, वॉलेट, घड़ियां, सब कुछ। अगर तुम ठीक से बिहेव करोगे तो तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे। जुजित्सु ने उससे बात करने की कोशिश की। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ है वो ले लो। जब वो बोल रहा था तो मेरा दिल पूरी गति से धड़क रहा था। वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वहां कोई खिड़कियां नहीं थी। दरवाजे दोनों आदमी द्वारा ब्लॉक किए हुए थे और हम पूरी तरह से हेल्पलेस थे। शायद उन्हें सब कुछ दे देना ही अच्छा था।
नहीं तो आज हमारी मौत पक्की है। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति थी। ये लोग हमें मार सकते थे और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करता। जब जोजेत्सु ने अपना वॉलेट निकाला तो आदमियों में से एक ने उसे झटके से उससे छीन लिया। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया जो मेरे पास था। प्रार्थना कर रहा था कि वो हमें जाने दे, लेकिन तभी चाकू वाला आदमी और गुस्सा हो गया। ये काफी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे हमारा काम हो जाएगा? बस इतना ही है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम्हें लगता है कि ये औरत सारा बिल पे करेगी? इससे हमारा एक टाइम का खाना भी नहीं हो पाएगा। सॉरी। गुस्से में उसने बारबेल को मारा और जब वो आखिरकार शांत हुआ तो उसने लारा की ओर देखा और उसने सिर हिलाया। अचानक दरवाजे को रोक रहे दो आदमी जोजेत्सु पर झपटे, उसे जमीन पर गिरा दिया। घबराहट मुझ पर हावी हो गई। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन चाकू वाले आदमी ने मुझे धक्का देकर वापस कुर्सी पर बिठा दिया। जोजेत्सु ने स्ट्रगल किया और चीखा, लेकिन उन्होंने उसे दबोच लिया। उनमें से एक ने उसका कोट उतारा। उसमें कुछ ज्यादा सामान ढूंढने की कोशिश की। मेरे भागने का यही मौका था। एक सेकंड के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। जोजेत्सु में से पकड़े हुए आदमी में से एक ने लारा की ओर कुछ कहने के लिए अपना सिर घुमाया और तभी जोजेत्सु ने उसे धक्का देने का फायदा उठाया। वो चिल्लाया, भागो! बिना सोचे मैं उठा और दरवाजे की ओर दौड़ा। चाकू वाले आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टेबल से टकरा कर गिर गया। मैंने तेज गति से सीढ़ियों से नीचे भागते हुए हवा को अपने चेहरे पर काटते हुए महसूस किया और मेरे पीछे चीखें सुनाई दी। मैं डोरवे तक पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजा धकेला। बाहर सड़क वीरान थी। मैं भागते रहने वाला था, लेकिन एक आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ा और दीवार से दे मारा। मैंने भागते रहने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना चकरा गया कि अगला कदम नहीं ले पाया। मैं जमीन पर गिरा। मेरा हमलावर अब भी वहां था, देख रहा था जैसे ही मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड्स की भ्रम की स्थिति के बाद उस आदमी ने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे फिर से दीवार से दे मारा। मैं और ज्यादा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया और उसने मुझे फर्श पर दबोचना शुरू किया। फिर उस आदमी ने मेरी कमीज इस तरह से पकड़ी जैसे मुझे खींचकर उठाना चाहता हो, शायद ये सोचकर कि मैं बेहोश हो गया हूँ। मैंने उस अवसर का फायदा उठाया और उसे सिर से टक्कर मारी, और एक बार जब मैंने उसे मारा तो वो मेरा हमलावर था जिसने बैलेंस खो दिया। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना भागा। मेरा दिल असंभव रफ्तार से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर भागा, लेकिन जब मैं आखिरकार रुका तो मैंने महसूस किया कि जोजेत्सु मेरे साथ नहीं था। मैं उसके बिना ही निकल रहा था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं अकेले नहीं भागा तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। मैंने पुलिस को फोन किया, यह बताने की कोशिश करते हुए हकला रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे एक पेट्रोल कार में उठाया और उस बिल्डिंग में वापस ले गए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां किसी भी चीज के कोई निशान नहीं थे। बिल्डिंग खाली थी, जैसे उसमें कुछ था ही नहीं। उन्होंने जोजेत्सु को हफ्तों तक ढूंढा। उन्होंने कैमरे जांचे और पड़ोसियों से बात की, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। मैं जानता था कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वो जगह सिर्फ लूटपाट नहीं थी, यह कुछ और ज्यादा बुरा था। 4 साल बीत चुके हैं और मैं अब भी ठीक से सो नहीं पाता हूँ। कभी कभी मुझे बुरे सपने आते हैं जिनमें मैं वापस उसी बिल्डिंग में हूँ, उन ठंडे चेहरों से घिरा हुआ। जब जोजेत्सु को ले जाया जाता है तो मैं हिल भी नहीं पाता। परिवार और अन्य दोस्त मानते हैं कि जोजेत्सु अब जीवित नहीं है। किसी ने कभी मुझे जज नहीं किया और हर कोई मुझे बताता है कि मैंने भागकर सही किया, लेकिन वो जवाब मेरे लिए काफी नहीं है। हो सकता है कि मैं उस आदमी को हरा सकता था जिसने मेरा पीछा किया था, अंदर जाकर बाकी से लड़ सकता था। शायद मैं कुछ कर सकता था, कुछ भी, ताकि हम दोनों साथ में भाग सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने नहीं किया। जोजेत्सु को बचाने के बारे में मेरे पास चाहे कितनी भी हीरो जैसी स्टोरीज क्यों ना हो, मैं जानता हूं कि मैंने उसे छोड़ दिया और वो गिल्ट मेरे बाकी जीवन के लिए मुझे सताता रहेगा। मैं एक 55 साल का आदमी हूं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अब भी पता है कि डेटिंग कैसे की जाती है। तलाक ने मुझे इतना थका हुआ, अकेला और बोर कर दिया था कि मैंने टिंडर डाउनलोड कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में लाना नाम की एक महिला के साथ मेरा मैच हो गया। वो 30-35 साल की लग रही थी और काफ़ी आत्मविश्वासी थी।
मैं इस गलतफहमी में नहीं था कि किसी को सचमुच मुझ में दिलचस्पी होगी, लेकिन बातचीत स्वाभाविक लगी और वो 5 मैसेजेस के बाद गायब नहीं हुई। इसलिए मैं बात आगे बढ़ाता गया। 1 हफ्ते की बातचीत के बाद उसने मेरे घर के पास एक बार में मिलने का सुझाव दिया। मैंने हाँ कहने की हिम्मत जुटाई। मैंने अपनी उम्मीदें कम रखी, बस एक ड्रिंक और शायद एक अच्छी रात जो मेरे अकेले टीवी देखने के साथ खत्म ना हो। जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहले ही काउंटर पर बैठी थी। उसे सामने से देखना अजीब था। वो अपनी तस्वीरों जैसे ही दिखती थी, लेकिन ज्यादा तीखी। उसकी आंखें ज्यादा छपक नहीं रही थी। हर बार जब वो हंसती मैं उसे नजरअंदाज कर देता, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब अच्छा रहे। हमने ड्रिंक्स ऑर्डर किए और 1 घंटे तक बात की। उसने मेरे घर, मेरी नौकरी और मैं आमतौर पर घर पर कब होता हूँ इस बारे में बहुत कुछ पूछा। लोग ऐसी चीजें पूछते हैं बेशक, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो जानकारियां जुटा रही हो। मैंने फिर भी उस विचार को मन से निकाल दिया। रात तेजी से बीत रही थी और हर बार बात करते समय वो करीब झुक जाती थी। जब उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे खुशी से ज्यादा हैरानी हुई। मुझे अब लोगों के ध्यान की आदत नहीं थी। उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा कि हमें कहीं और जाकर कुछ प्राइवेट बातें करनी चाहिए। जवाब देने से पहले मैंने उसके चेहरे के भाव देखे। उनमें दिलचस्पी नहीं दिख रही थी, उनमें एक इरादा, एक फोकस दिख रहा था, जैसे सब कुछ रटा रटाया हो। मैंने कोई प्रतिक्रिया ना देने की कोशिश की। मैंने बस सिर हिलाया और कहा कि मेरा घर पैदल जाने के लिए काफी करीब है। वापस जाने का रास्ता भारी महसूस हो रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। मैंने खुद से कहा कि वो बस सावधानी बरत रही है, लेकिन उसके कदम बहुत ज्यादा नियंत्रित और शांत थे। मैंने तनाव कम करने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब देना कम कर दिया। वो बस छोटे छोटे जवाब दे रही थी। जब हम मेरे घर पहुंचे तो मेरे लाइट चलाने से पहले ही उसने घर के अंदर कदम रख दिया। वो धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगी, हर कोने, हर शेल्फ और हर दरवाजे को देख रही थी। मैंने ध्यान न देने का नाटक किया। मुझे बस शांत रहकर देखते रहने की जरूरत थी। मैंने उस अजीब खामोशी को तोड़ने के लिए उसे एक ड्रिंक ऑफर की। वो फिर से मुस्कुराई, वही लंबी और खिंची हुई मुस्कान, और किचन काउंटर की ओर चली गई जहां मैं ग्लास तैयार कर रहा था। कुछ भी होने से पहले एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर तनाव में आ गया। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे कुछ समझ आ गया। उसने जो कुछ भी पूछा था, उसकी हर नजर, मेरे घर के अंदर उसका हर कदम अब आखिरकार समझ में आ रहा था। वह काउंटर के पास अपना फोन लेकर खड़ी थी। उसने फोन को नीचे की तरफ पकड़ा हुआ था, जिसका रुख मेरी तरफ नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ प्रवेश द्वार की ओर था। मैंने इंतजार किया। उसने ध्यान नहीं दिया। मैं माइक्रोवेव के दरवाजे में उसका प्रतिबिंब देख रहा था। जब मैंने बर्फ लेने के लिए पीठ घुमाई तो मैंने उसे देख लिया। उसके हाथ ने मेरे ग्लास में चुपके से कुछ छोटा सा डाल दिया। ये बहुत तेज और मंझा हुआ था। इनमें कोई भी अनाड़ीपन नहीं था। वो घबराई हुई भी नहीं लग रही थी। वो बस बार के बारे में ऐसे बात करती रही जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। मुझे घबराहट महसूस हुई। वो ड्रिंक्स लेकर लिविंग रूम में आई और मैं थकने का नाटक करते हुए सोफे पर बैठ गया। मैंने ग्लास को अपने होठों के पास उठाया और उन्हें छूने लगा बिना पिए। मैंने ग्लास मेज पर रखा और पीछे झुक गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें धीमी कर ली, जैसे मैं बेहोश हो रहा हूँ। मैंने उसे हिलते हुए सुना। वो तेजी से खड़ी हुई, कुर्सी से मेरी जैकेट उठाई, जेब में हाथ डाला और चाबियां निकाल ली। फिर उसने कुछ ऐसा फुसफुसाया जो मैं समझ नहीं पाया। इससे पहले कि कुछ और होता, 1 सेकंड बाद दरवाजा खुला। मैंने अपनी आंखें बंद रखी और सुनता रहा। तनाव मेरे सीने के अंदर दबाव की तरह महसूस हो रहा था। मैंने खुद को पूरी तरह स्थिर रखकर नाक से सांस लेने पर मजबूर किया। मुझे कोई भी कदम उठाने से पहले ये समझने के लिए बस कुछ सेकंड्स चाहिए थे कि क्या हो रहा है। भारी कदमों की आवाज आई। एक आदमी था। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। वो सीधे वहीं चला गया जहां वो खड़ी थी। वो तेजी से और धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन वे अपने स्वर को छुपा नहीं रहे थे। उन्हें मुझे जगाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा था
कि मैं पूरी तरह बेहोश हो गया हूँ। उसने कहा कि जगह साफ है। उसने कहा कि उन्हें जल्दी करनी होगी। उसने उसे बेडरूम की जांच करने के लिए कहा। मैंने अपनी आंखें बस थोड़ी सी खोली। उसने मेरा बटुआ पहले ही निकाल लिया था और गार्ड्स बाहर खींच रही थी। वो आदमी गलियारे में चला गया। उसके जूते थोड़े घिसट रहे थे, जैसे उसके कोट में कुछ भारी चीज हो। मैं धीरे से सोफे से नीचे फिसला। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अगर उन्होंने मुझे जागते हुए देख लिया तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं डाइनिंग टेबल के पीछे रेंगते हुए पहुंचा और कुर्सियों का इस्तेमाल ओट के रूप में किया। वो आदमी बिना किसी परवाह के दरवाजे खोलते हुए घर के अंदर और गहराई में चला गया। वो किचन के अंदर गई और बिना देखे ही जो कुछ मिला उसे उठाने लगी। वे अब शांत रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैंने अपने हाथ से सबसे नजदीक वाली चीज पकड़ी, एक टॉर्च जिसे मैं साइड टेबल के नीचे रखता था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसे जितना हो सके उतनी मजबूती से पकड़ा। कोई भी कदम उठाने से पहले मैंने अपनी सांसें स्थिर करने के लिए एक पल लिया। मुझे उस ठहराव की जरूरत थी, क्योंकि अगला मिनट यह तय करने वाला था कि मैं जीवित रहूंगा या नहीं। उनके हर कदम की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं नीचे ही रहा और सुनने लगा कि गलियारे से पहले कौन वापस आएगा। वो आदमी गलियारे से बाहर निकला और लिविंग रूम की ओर बढ़ा। अगर वो बाईं ओर मुड़ता तो वो मुझे कुर्सियों के पीछे देख लेता। अगर वो दाईं ओर मुड़ता तो वो बाथरूम की ओर जाता। मैंने खुद को फर्श से सटा लिया और इंतजार किया। वो बाईं ओर मुड़ा। मैं उसके जूतों को करीब आते देख सकता था। वो कमरे का मुआयना करते हुए धीमे कदम बढ़ा रहा था। मैंने टॉर्च पकड़ी और स्थिर रहने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम ठीक मेज के पास रुक गए, बहुत करीब। वो नीचे देखने वाला था। जैसे ही उसका शरीर नीचे झुका, मैंने प्रतिक्रिया दी। बिना सोचे समझे मैं ऊपर उठा और टॉर्च को उसके चेहरे की तरफ घुमाकर जोर से मारा। उस टक्कर से वो फर्श पर गिर पड़ा। वो बेहोश नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी देर के लिए सुन्न हो गया। उसने मेरा पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके हाथ पर लात मारी और किचन की ओर भागा, जहां लाना थी। वो तेजी से मुड़ी। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने अपने पर्स में हाथ डाला। वो डरी हुई नहीं थी, वो गुस्से में थी। वो मुख्य दरवाजे से मेरा रास्ता रोकने के लिए झपटी। मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन उसने मेरी जैकेट पकड़ ली और मुझे पीछे खींच लिया। मैं लड़खड़ाया, मेरा कंधा काउंटर से टकराया और टॉर्च गिर गई। वो आदमी मेरे पीछे फिर से खड़ा हो रहा था। मैंने काउंटर पर रखी सबसे नजदीक चीज उठाई। मैंने उसे हटाने के लिए उससे उस पर वार किया, उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाने के लिए नहीं। वो फर्श पर गिर गई। वो आदमी मेरी ओर झपटा और मैंने बोर्ड से खुद को बचाया। उसके 2 टुकड़े हो गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दीवार की तरफ धकेला। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मुझे लगा कि मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। मैं खड़ा रहने के लिए ऊपर पहुंचा और एक दराज का हैंडल पकड़ लिया। दराज खुल गई। मैंने उसे उठाया और उसकी तरफ घुमाया। ये उसके कंधे पर इतने जोर से लगा कि वो चिल्ला उठा। मैंने उसे धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागा। वो उठ रही थी और वो आदमी ठीक मेरे पीछे था, लेकिन मैं दरवाजा खोलने और उसे धक्का देकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। मैं आंगन में भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा। उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया। वे अंदर ही रहे। जो कुछ मिला उसे उठाया और पीछे के रास्ते से भाग गए। मैं हर खिड़की पर नजर रखे हुए था, ये देखने के लिए क्या उनमें से कोई वापस आने की कोशिश करेगा। जब मैंने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की तो मैं मुश्किल से अपना फोन पकड़ पा रहा था। जब पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे तो मैं उन्हें पूरे घर में ले गया। उन्होंने खुली हुई दराजें, फर्श पर मेरा सामान और उन निशानों को देखा। उन्होंने हुलिये पूछे, लेकिन मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उनके चेहरे धुंधले आकारों जैसे लग रहे थे, क्योंकि मैंने पूरा समय खुद को न मरने देने की कोशिश में बिताया। विवरण याद करने के बजाय एक एम्बुलेंस ने मेरे कंधे और पसलियों की जांच की। कुछ टूटा नहीं था, बस चोट के निशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर के अंदर आने दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सेटअप दुर्लभ नहीं है। एक नकली डेट, एक तुरंत असर करने वाली नशीली दवा,
और फिर घर लूटने के लिए एक साथी का घर घुसना। उन्होंने कहा कि कभी कभी एकांत बुरा होता है। मैं अपने लिविंग रूम में खड़ा होकर उस बिखराव को देख रहा था। हर कोना गलत लग रहा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने सब कुछ फिर से सामान्य कर दिया, लेकिन ऐसा था नहीं। मैं अपनी टेबल पर बैठा उस बिना छुए ग्लास को घूर रहा था जिसमें उसने दवा मिलाई थी। मैं उसे फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैंने टिंडर हटा दिया, अपने फ़ोन पर हर अनजान नंबर को ब्लॉक कर दिया और नए ताले खरीदे। मैं बार बार उस पल को याद करता हूँ जब मैंने उसे अपने ड्रिंक में कुछ डालते हुए देखा था। उस छोटी सी हलचल ने शायद मेरी जान बचा ली। मैं अब भी काम पर जाता हूँ, अब भी किराने का सामान खरीदता हूँ, अब भी सामान्य दिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा घर अब सुरक्षित महसूस नहीं होता। हर बार जब मैं रात में बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं जम जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। मैं अकेले होने से नहीं डरता। जो चीज़ मुझे डराती है वो ये है कि मैंने किसी को सीधे अपने घर के अंदर आने दिया, क्योंकि मैं फिर से चाहा हुआ महसूस करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि ये मुझे नादान बनाता है या सिर्फ एक इंसान, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं उसके जैसा किसी को फिर कभी अंदर आने नहीं दूंगा। मैंने इस पर कभी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। कुछ तो था जो हमेशा अजीब लगता था। अगले हफ्ते हम साथ रहने वाले थे। सामान के डिब्बे पहले से ही पैक हो चुके थे। लीज पर साइन हो गया था। वो मेरे लिए खाना बनाता था, मेरे पीछे सफाई करता था, हर सही बात कहता था। उसके कुछ पल अजीब होते थे जब वो अचानक गायब हो जाता। ज्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ घंटे, कभी कभी पूरी रात के लिए। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता। काम से बुलावा आया, माँ को कुछ जरूरत थी, गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने खुद से कहा कि शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन ये बार बार होता रहा। और हर बार जब वो वापस आता उसके चेहरे पर एक संतोष दिखता, जैसे बाहर जाकर जो भी किया हो उसने उसे सुकून दे गया हो। फिर भी वो बेचैनी मेरे भीतर से जा नहीं रही थी। वो कभी मुझे अपना फोन छूने नहीं देता था। कहता था कि ये प्राइवेसी की बात है। शुरुआत में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैंने पूछ लिया। वो नाराज हो गया, बोला तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, मैं इससे बेहतर का हकदार हूं। यही एक मौका था जब उसने मुझ पर आवाज उठाई। मैंने ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो कब गया, कब लौटा, कितनी देर बाहर रहा, जाते समय क्या पहना था और वापस आकर क्या पहना था। कभी कभी उसके कपड़े बदल जाते, कभी वो सीधे नहीं लेता, और हर बार वो पहले से ज्यादा सुकून में लगता, जैसे कोई बोझ उसने उतार दिया हो। लेकिन वो बोझ अब मुझ पर आ गया था। पिछले मंगलवार को उसने नहाने से पहले फोन टेबल पर ही छोड़ दिया, अनलॉक्ड। मैंने खोल लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रही थी। शायद कोई मैसेज, कोई अनजाना नाम, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि टिंडर खुला हुआ मिलेगा। वो ऐप एक्टिव था, उसमें दर्जनों चैट्स थी, सब हाल की और सब आसपास की लड़कियों से। कुछ ने उसे सेल्फीज भी भेजी थी, कुछ उससे मिलने की प्लानिंग कर रही थी, कुछ पहले ही मिल चुकी थी। हर बातचीत का अंदाज अलग था। हर जगह वो नया किरदार निभा रहा था। वो बस धोखा नहीं दे रहा था, वो अदाकारी कर रहा था, पूरी प्लानिंग के साथ, हर कदम सधा हुआ। मैं स्क्रॉल करती रही जब तक मेरी उंगलियां कांपने नहीं लगी। ये कोई एक बार की बात नहीं थी। हर हफ्ते किसी न किसी लड़की के साथ उसकी डेट फिक्स थी। एक ही पैटर्न, एक ही झूठ। मैंने गैलरी खोली। तस्वीरें, कुछ तस्वीरें ऐसी थी जैसे चोरी छिपे ली गई हो, कुछ पोज में भी जैसे लड़कियों को उस पर भरोसा हो। वीडियो भी थे, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाई। मैं पहले ही कांप रही थी, पहले ही गुस्से से भरी हुई थी। मैंने इंतजार किया जब तक कि वो बाथरूम से बाहर नहीं आया, और फिर उसका फोन उसी पर दे मारा। वो ठहर गया, जैसे किसी बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपना मुंह खोला, पर पहले तो कुछ भी नहीं कह पाया। फिर उसने बस तौलिया गिरा दिया और ऐसे बैठ गया जैसे वो इस पल का इंतजार लंबे समय से कर रहा हो। उसके चेहरे पर शर्म थी। मैंने गड़बड़ कर दी, उसने कहा। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सब बनावटी लग रहा था, जैसे कोई रटा रटाए डायलॉग बोल रहा हो। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे पेट में मरोड़ सा आ गया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया,
मैंने गुस्से से उससे पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आंखें चमक उठी। तुम अभी समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, सब समझ में आ जाएगा, तुम देखोगी। मैं ये सब हमारे लिए कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की जैसे मुझे तसल्ली देना चाहता हो। मैंने झटक दिया, गुस्से से कांपता हुआ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूं। लेकिन वो बिना कुछ कहे मुड़ा और हॉलवे की ओर बढ़ा। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला। मैं हिली तक नहीं। वो दरवाजा एक जाल जैसा लग रहा था। उसके आसपास की खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा तेज थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई पक्षी, सिर्फ बेसमेंट की लाइट की गूंज। एक हम जो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही दिमाग के अंदर से आ रही हो। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम मेरे अंदर की चेतावनी को धोखा दे रहा था। मुझे जानना था। वो नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी सरप्राइज पार्टी की सजावट पूरी करके इंतजार कर रहा हो। उसने इशारा किया कि मैं आगे जाऊं। मैं सीढ़ियों के पास ही रुकी। रेलिंग को इतना कसकर पकड़ा कि हाथ में दर्द होने लगा। फिर वो एक और हटा और पीछे जो कुछ था वो दिखाया। तारपोलिन ऐसे हटा जैसे कोई भीगी चमड़ी छील रही हो। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं गिर गई। वहां लाशें थीं, जैसे कचरे की तरह एक के ऊपर एक रखी हुई हो। कम से कम 6 या 7 औरतें। एक का शर्ट गले तक खींचा हुआ था, जैसे उसे घसीटा हो। कुछ की आंखें खुली थी, कुछ की गायब, लेकिन हर किसी की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। एक तो जिंदा सी लग रही थी, जब तक मैंने उसकी सूजी हुई, सड़ी हुई त्वचा नहीं देखी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। सड़न, पसीना, लोहा और ब्लीच सब मिलकर एक जहरीला घुटन बन गए। मेरी नजर धुंधली होने लगी और मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। वो मेरे पास बैठा। ये और भी बुरा हो गया था। वो चाहते, मैं नहीं चाहता था कि तुम जानो। मैं नहीं चाहता था कि तुम देखो कि मैं असल में क्या बन गया हूं। लेकिन फिर मुझे रास्ता मिल गया। मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो डर रहा हो कि मैं उस पर गर्व नहीं करूंगी। मैंने उन्हें टिंडर पर ढूंढा, वो लोग जिन्हें कोई नहीं ढूंढेगा। बहुत सोच समझ कर चुना मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें ये सब ना देखना पड़े। ये सब तुम्हारे लिए किया। उसने एक नोटबुक निकाले। नाम, तारीखें, कुछ बेतरीब नोट्स, कुछ पर टिक मार्क्स लगे थे। एक पन्ने पर मेरी तस्वीर चिपकी हुई थी। उसके नीचे लिखा था, आखिरी कदम और इनाम। मैं उससे दूर हटने लगी, जैसे कोई घायल जानवर रेंगता हो। मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे थे। मेरा शरीर मेरे दिमाग से कटा हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुमने ही तो कहा था ना कि हमारा रिश्ता टिकना चाहिए। मैं ये सब सुनिश्चित कर रहा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं ना रो सकी, ना चिल्ला सकी। मुझे सिर्फ चलना था। उसने फिर से मेरी बाहों को छुआ, धीरे से। चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। मैं झटके से पीछे हटी और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी। रुको, रुको प्लीज, तुम अभी मुझे समझ नहीं रही हो। उसका हाथ मेरे टखने पर पड़ा। मैं तब तक लात मारती रही जब तक कि उसकी पकड़ ढीली नहीं हो गई। मैं ऊपर पहुंची और बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद किया। उसने दूसरी तरफ से उस पर जोर से टक्कर मारी। मैं दौड़ी। लिविंग रूम तक पहुंची ही थी कि उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। हम दोनों जोर से फर्श पर गिरे। मैं ये नहीं चाहता। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उससे झूठ बोला। मैंने तुम्हें माफ किया, सच में किया। रुक जाओ, सांस लेने दो। वो रुक गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ी। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाया, लेकिन दीवार पकड़कर खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। मैं भागी, हॉलवे में फिसल गई, एक अलमारी से टकराई, लेकिन उठी। घसीटते हुए गेस्ट रूम में पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया। उसके कदमों की आवाज तेज होती गई। फिर पहली टक्कर हुई, फिर दूसरी। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर चीखें शुरू हुई, जानवर जैसी आवाजें। अब वो रो नहीं रहा था, वो गुस्से में था। मैंने टेबल लैंप उठाया, वही मेरे पास था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। तीसरी लात में ताला टूट गया। वह दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसा, एक जंगली जानवर की तरह, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, मुंह चीखता हुआ खुला। मैंने तुम्हारे लिए सब किया और तुम सब कुछ फेंक रही हो। मैंने लैंप से उसे मारा, वो टूट गया।
लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे दीवारों से दे मारा, मेरी कोहनी मारी, उसे नोचा, वो दहाड़ा। फिर उसने मुझे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। कांच बिखर गया, मेरे नीचे मुड़ गई, शर्ट खून से सनी हुई थी। मैं रेंगने लगी, मेरे हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, हर इंच दर्द से भरा हुआ था। मैंने सुना, मुख्य दरवाजा खुला। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं ड्राइववे तक पहुंच गई। एक पत्थर मिला, जैसे ही वो पास आया मैंने पूरी ताकत से उसका जबड़ा निशाना बनाया। पत्थर टकराया, वो गिर पड़ा, बेहोश नहीं हुआ, बस सन्न रह गया। मैं रुकी नहीं, खुद को घसीटते हुए कार तक पहुंची, दरवाजा खोला और स्टार्ट किया। मैं चल पड़ी, रोती हुई, चीखती हुई, खून से लथपथ, लेकिन रुकी नहीं। मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो मेरे घर वापस आए। घर खाली था, बेसमेंट पूरी तरह से साफ था। ब्लीच, प्लास्टिक शीट्स, लाशें, सब गायब, लेकिन खून के कुछ निशान थे, कुछ बाल, एक नोटबुक, वो गायब था। 8 महीने बीत चुके हैं, अब भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं नए अकाउंट से, बिना तस्वीरों के, बस शब्द। मैं अब बेहतर हूँ, साफ सुथरा हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। मैं उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन वो फिर से आ जाते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि सब रुक जाए। हाय, मेरा नाम रिचर्ड है और मैं लगभग 5 साल से एक रिश्ते में हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से टिंडर पर मिला था और तब से सब कुछ बहुत शानदार रहा है। आपको पता है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, क्योंकि मेरा टिंडर के साथ अतीत कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा और उन्हीं बेहद बुरे लोगों में छिपे हुए एक छोटे से प्रतिशत में से एक थी एंजेला, अब तक की सबसे क्रूर और शातिर लड़की जिसे मैंने कभी देखा। शुरुआत में एंजेला बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं लगी। मैंने उसे टिंडर पर देखा और वो बाकी सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही मैंने उसे लाइक किया, मैंने अपना मोबाइल नीचे रखा और कुछ खाने चला गया, लेकिन जैसे ही मैं निकलने लगा मेरे फोन की घंटी बजी। ये टिंडर की एक नोटिफिकेशन थी। मेरा एंजेला से मैच हो गया था। हम दोनों ने बात करना शुरू किया और मेरी हैरानी की बात यह थी कि एंजेला बहुत अट्रैक्टिव थी। उसकी शख्सियत में एक तरह की चुंबकीय शक्ति थी जिसने मुझे तुरंत अपनी ओर खींच लिया। हमारे शौक मिलते जुलते थे, हमारा ह्यूमर भी एक जैसा था और हमारी बातचीत बहुत ही रोचक और बहाव भरी होती थी। दिन बीते, हफ्ते बीते और हमारी वर्चुअल केमिस्ट्री और गहरी होती चली गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि हमने मिलने का फैसला नहीं किया। एक ठंडी शरद की रात एंजेला ने एक सुनसान जगह पर मिलने का सुझाव दिया। हालांकि मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सवाल नहीं किया। जब मैं पहुंचा, एंजेला पहले से ही वहां मौजूद थी। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। हे, तुमने ये पोलरॉइड कैमरा क्यों लाया है? पलों को कैद करने के लिए? बैठो, तुम समझ जाओगे। हम एक बेंच पर बैठे और कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था। एंजेला ने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा और मैंने उससे उसकी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हे, क्या तुमने कभी किसी जानवर को मारा है? क्या कहा तुमने? मैं मजाक कर रही थी, शांत हो जाओ। मुझे लगा कि तुम्हें जोक्स पसंद है। हालांकि उसने कहा कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। पहले उसके चेहरे पर एक शांत, ध्यान देने वाली और सतर्क झलक थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं, उसकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। बातचीत को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था। फिल्में, काम, कॉलेज, जो भी टॉपिक चीजों को फिर से सामान्य बना सके, लेकिन उसमें कुछ बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी ना हो। शाम के इस मोड़ पर मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। हे, आज का समय बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे अब चलना चाहिए। मेरी माँ बीमार है और मुझे उनका ध्यान रखना है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ पाया था, लेकिन अब लग रहा है ज्यादा देर हो गई है। ओह बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। क्या तुम अपनी माँ के बहुत करीब हो? हाँ बिल्कुल। मैंने अपने पिता को तो कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई बहनों को हमेशा अकेले पाला। वो बहुत बहादुर हैं। जानते हो, मैं भी अपनी माँ के बहुत करीब हूँ। क्या तुम मेरी माँ की तस्वीरें देखना चाहोगे जाने से पहले? हाँ, क्यों नहीं। एंजेला ने अपने मोबाइल में एक तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक से उसका बर्ताव थोड़ा सामान्य लगने लगा। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था।
जब वो तस्वीर ढूंढ रही थी, मैं उसके चेहरे को देखकर ये महसूस कर रहा था कि वो कितनी क्यूट लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई अलग सी चमक थी, एक अनोखी खुशी थी। ये रही, मैंने तस्वीरें ढूंढ ली, देखो। मैंने उत्साह से मोबाइल उठाया और स्क्रीन की ओर देखा। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी देर के लिए भ्रम में था, लेकिन जब मैंने सही से देखा और समझा कि मैं क्या देख रहा हूं, तो मैं वहीं थम गया। उस तस्वीर में एक औरत थी जो एंजेला जैसी ही दिखती थी, लेकिन वो मरी हुई थी। उसका शरीर टुकड़ों में कटा हुआ था। उस तस्वीर में एंजेला भी थी। खून उसके पूरे शरीर पर था, खासकर उसके चेहरे पर, जिस पर एक चौड़ी मुस्कान थी, और वैसे ही आंखें जो उसने कुछ मिनट पहले मुझ पर टिकाई थी। तभी एक चमक ने मुझे वर्तमान में खींच लिया। उसके हाथ में एक पोलोराइड कैमरा था। हमेशा तैयार रहना चाहिए सबसे अच्छे पलों को कैद करने के लिए। तुम्हारा रिएक्शन तो देखने लायक है। एंजेला, प्लीज मुझे बताओ कि ये मजाक है। बताओ कि ये कोई घटिया मजाक है। प्लीज कहो कि ये सब असली नहीं है। ये सब मजाक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही वो ये कर रही थी, कुछ मेरे और झलकने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि एंजेला के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था। इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल करती, मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। मैंने देखा कि एंजेला मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थी। मैं जितना तेज हो सकता था दौड़ा। मुझे पुलिस स्टेशन जाना था और जो कुछ मैंने देखा था उसकी रिपोर्ट करनी थी। शायद वो सिर्फ एक लड़की थी जिसके हाथ में चाकू था। जैसे ही मैं दौड़ रहा था, मैंने पीछे की इंजन की आवाज सुनी और एक तेज कार को अपनी ओर आते देखा। वो एंजेला थी। मैं सड़क से जल्दी हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन देर हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं कूद पाता, उसने मुझे कार से टक्कर मार दी और जमीन पर गिर पड़ा। पार्क खत्म हो चुका था और मैं एक बड़े घास वाले मैदान में था जहां बहुत सारे पेड़ थे। सौभाग्य से मैं अंधेरे में घसीटते हुए एक पेड़ के पीछे छिपने में सफल हो गया। एंजेला मुझे ढूंढ रही थी, धीरे धीरे चलती हुई, पूरे इलाके को ध्यान से देखती। उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि हर कदम पर वो मेरे और करीब आ रही थी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे देख चुकी है, लेकिन जानबूझकर मुझे डराने के लिए खेल खेल रही है। वो मुझे मारने वाली थी और मैं उसकी तस्वीरों का एक और एक हिस्सा बनने वाला था। एंजेला का एक और एक आर्ट। मैं अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर बहुत दर्द में था। मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तभी जब वो मुझे लगभग ढूंढ ही चुकी थी, एक ग्रुप वहां से गुजरा। क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल, बस मेरी एक अंगूठी गिर गई है। आप लोग जा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर देंगे उसे ढूंढने में। नहीं, मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ, फिर भी धन्यवाद। और यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया। एंजेला बस अपनी कार की ओर वापस मुड़ी और तेजी से वहां से चली गई। बाकी लोगों की हैरानी के बीच उन्हें मालूम था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो इतने दिलचस्प नहीं रखते थे कि जान सके कि वो असल में क्या कर रही थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया, वहां से रेंगते हुए दूर निकल गया। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया। मेरे भाई ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया और वहीं से मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन वे एंजेला को ढूंढ नहीं पाए। उसके कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं थे। उसका टिंडर प्रोफाइल गायब हो चुका था और उसने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा था जिससे उसका पता लगाया जा सके। मुझे तो अब ये भी शक है कि उसका असली नाम वाकई एंजेला था या नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने एक बार फिर टिंडर आजमाया और इस बार सब ठीक रहा। मैंने अपने मौजूदा पार्टनर को एक सार्वजनिक जगह पर पहली बार मिला और उससे मिलने से पहले मैंने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी तरह से चेक की। मैंने फिर कभी एंजेला के बारे में नहीं सुना और सच कहूं तो मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने नहीं सुना। कौन जानता है कि एंजेला क्या कर सकती थी। उसने किसे टिंडर पर मिलाया होगा और उन बेचारों का क्या हश्र हुआ होगा जो शायद मेरी तरह भाग नहीं पाए। हमारी मुलाकात टिंडर पर हुई थी। उसके प्रोफाइल पर नाम था कारा। तस्वीरों में वो बहुत शांत लग रही थी। बस कुछ साधारण सेल्फीज थीं, एक सीधा सा बायो, और उसके मैसेजेस में इतना ताना और व्यंग था कि मेरी दिलचस्पी बनी रही। हम लगातार 3 रातों तक बातें करते रहे। उसमें एक सूखा सा ह्यूमर था जो मुझे पसंद आया, और जिस तरह से वो जवाब देती थी उससे लगा कि वो इस ऐप पर बाकी लोगों जैसी नहीं है। वो ज्यादा फ्लर्ट नहीं करती थी, ना ही इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी। मिलने का सुझाव भी उसी ने दिया,
मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मिलने के लिए एक न्यूट्रल जगह चुनी, शहर के पूर्वी हिस्से में एक शांत सा कैफे। मैं तय समय से 15 मिनट पहले पहुंच गया और बाहर खड़ा होकर मोबाइल स्क्रॉल करता रहा। तभी किसी ने मेरे सामने आकर मेरा नाम लिया। ये वही थी, या कहें उसे ही होना चाहिए था। जो लड़की सामने खड़ी थी वो जानी पहचानी तो लग रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जैसे फोटो का धुंधला वर्जन। बालों का रंग शायद वही था, लेकिन चेहरा, जबड़ा, आंखें, सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग था। इतना कि अजीब लगने लगा। वो अपनी प्रोफाइल की उम्र से 5-6 साल बड़ी लग रही थी। मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसने ये नोटिस कर लिया। उसने मेरा इंतजार नहीं किया। वो जल्दी से बैठ गई और झुककर ऐसे बोली जैसे कुछ मांगने वाली हो। देखो, मुझे पता है कि मैं अलग दिखती हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा इरादा झूठ बोलने का नहीं था, बस मुझे अपनी असली शक्ल दिखाने में डर लगता है। मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझ पर स्वाइप भी करेगा। उसकी आवाज आखिरी शब्दों में कांपने लगी थी। वो मुझसे धोखा देने या फ्लर्ट करके बात संभालने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो सच में डरी हुई लग रही थी। ये डर रिजेक्शन का नहीं था, कुछ और था, गहरा। मुझे वहां से उठ जाना चाहिए था। मुझे कहना चाहिए था कि मेरे लिए ये डील ब्रेकर है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो बदसूरत नहीं थी, बल्कि उसकी घबराहट के पीछे उसमें एक अलग ही तरह की खूबसूरती थी। कुछ सच्चा, कुछ असली, तस्वीरों से ज्यादा असली। और जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि मैं अभी उसे नफरत से देखूंगा और चला जाऊंगा। उस नजर ने मुझे रोक दिया। मैं उठ नहीं पाया, मैं रुक गया। हमने कॉफी मंगवाई। असहजता धीरे धीरे कम होने लगी। वो फिर से मुझे हंसाने लगी जैसे चैट में करती थी, लेकिन अब उसके हर शब्द के पीछे कुछ था, जैसे वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही हो, बहुत ज्यादा। हम लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे। मैंने उससे उसके काम, म्यूजिक और ऐसे ही छोटी मोटी बातें पूछी। कुछ भी गलत नहीं। उसने जवाब ऐसे दिया जैसे सब कुछ पहले से ही रिहर्स किया हो, बहुत साफ, बहुत तेज। फिर उसने तुरंत ही बातों का विषय बदल दिया, लेकिन जो चीज मेरी असली नजर में आई वो था उसका फोन। वो लगातार चलता पूछता रहा, एक के बाद एक कॉल, अनजान नंबरों से। 15 मिनट में 5वीं बार कॉल आने पर मैंने आखिर बोल ही दिया, क्या तुम्हारे ऑफिस से कॉल आ रहा है? उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस सिर हिलाया और बोली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज मेरी छुट्टी है। कुछ पल का सन्नाटा था, कोई मुस्कान नहीं। उसने कप उठाया और ऐसे सिप लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। फिर मैंने देखा कि वो मुझे आंखों के किनारे से देख रही थी, जैसे चाहती हो कि मैं फिर से वही सवाल पूछूं, लेकिन मैंने नहीं पूछा। मैं बस बात करता रहा। कुछ मिनटों बाद मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई हद पार कर दी हो। तुम्हें ये क्यों जानना है? उसकी आवाज गिरी हुई थी, गुस्से में नहीं, लेकिन धीमी और संयमित, जैसे वो बहुत मेहनत से खुद को रोक रही हो। मैं पीछे हट गया और बोला कि बस बात कर रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं बैठी रही, नाक से सांस लेते हुए, अपनी आंखें मेरी आंखों में गड़ाए। फिर जैसे आया था वो पल चला गया। वो मुस्कुराई, लेकिन उस पल के बाद मुझे पता चल गया कि मैं उस इंसान के सामने बैठा हूं जो सिर्फ बुरे फोटो नहीं, बल्कि उसमें बहुत कुछ छिपा है। 3 रात बाद मैं अपने घर पर था जब उसका कॉल आया। ना कोई मैसेज, ना कोई चेतावनी, बस अचानक एक कॉल। सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज, मुझे मदद चाहिए। उसकी आवाज टूटी हुई थी, गला बैठा हुआ था, लहजा लड़खड़ाता। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बस एक पता बताया और कॉल काट दी। मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज में जो था वो मुझे रोक नहीं पाया। उसमें चालाकी नहीं, बेबसी थी। मैंने चाबी उठाई और निकल पड़ा। उसका घर शहर से काफी दूर सबोब्स के बाहर था। वहां पहुंचने में 40 मिनट लगे।
घर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से कोई वहां नहीं रहा हो। घास बढ़ी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई। फिर जोर से खटखटाया, तभी दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने थी कारा, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसे मैं जानता था। उसकी आंखें फैली हुई, चेहरा पीला, मेकअप फैला हुआ जैसे कई दिनों से लगा हो। उसके कपड़े ढीले पड़ चुके थे, बाल उलझे और चिपचिपे थे। वो ऐसी लग रही थी जैसे नर्क से लौट कर आई हो। अगली चीज जो मैंने महसूस की वो थी बदबू, तेज, सड़ी हुई। मैंने धीरे धीरे कदम रखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस लिविंग रूम की ओर इशारा किया और चल दी। मैं पीछे चल पड़ा। खुद नहीं समझ पा रहा था कि अब तक वहां क्यों खड़ा हूं। अंदर से कुछ चीख रहा था कि लौट जाओ, लेकिन मेरे पैर चलते रहे। और फिर जब वो कमरे की लाइट से नीचे मुड़ी, तब मुझे समझ आया कि मैं क्या देख रहा हूं। वो कारा नहीं थी, वो एक आदमी था। मेकअप जैसे तैसे टिका हुआ था, विग टेढ़ा हो गया था। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा चौड़ा लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मैं एकदम पीछे हट गया। तुम आखिर हो कौन? उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। मेरा नाम शॉन है। कारा मेरी गर्लफ्रेंड थी। तुम उससे मिलने वाले थे, लेकिन तुम्हें मैं मिला। उसकी आवाज शांत थी, बहुत शांत। मेरा सीना कसने लगा। मैंने एक और एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसने हाथ उठा दिया। उसके हाथ में बंदूक थी। मैं जम गया। मैंने उसे फोन करते सुना था, तुम्हारा नाम देखा, तुम्हारे मैसेजेस पढ़े। उसने कहा यह कुछ नहीं है, कहा कि तुम उसके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी थी। इसलिए मैंने फेक अकाउंट बनाया, उसकी तस्वीरें लगाई, उसके कपड़े पहने और तुमसे मिलने चला आया। वो एक कदम और पास आया। शुरुआत में ये सिर्फ एक टेस्ट था, जानने के लिए कि वो क्या कर रही है, लेकिन फिर मुझे मजा आने लगा। तुम वहां बैठे थे, ये सोचकर कि मैं वही हूं। तुमने तो ध्यान भी नहीं दिया। उसने बंदूक सीने की ओर तानी। पुलिस उसे ढूंढ रही है, चारों ओर घूम रही है, लेकिन तुम मेरा रास्ता बनोगे। तुम कहोगे कि तुमने उसे जिंदा देखा था यहीं पर। उसने ट्रिगर दबाया। क्लिक। कुछ नहीं हुआ। जैसे ही क्लिक की आवाज आई, मैंने बिना सोचे समझे उस पर झपट्टा मारा। मैं उस पर कूद पड़ा और हम दोनों जमीन पर जा गिरे। बंदूक फर्श पर लुढ़कती हुई सोफे के नीचे चली गई। उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे जोर से टेबल पर फेंका। मैं जोर से टकराया। मेरी बाहों में चुप गए। वो मेरे ऊपर कूदा। 2 बार मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। नाक में कुछ चटकने की आवाज आई। मैंने हाथ बढ़ाकर टेबल के पैर का एक टुकड़ा पकड़ा और उसके सर पर दे मारा। मैं रेंगता हुआ बंदूक की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने मेरी पसलियों पर लात मारी जोर से। मेरी सांस अटक गई। उसने मुझे टखने से खींचा, लेकिन मैंने खुद को घुमाकर उसके चेहरे पर नाखूनों से हमला कर दिया। दर्द बिजली की तरह पूरे हाथ में फैल गया। हम दोनों लहूलुहान हो चुके थे। मैंने उसके सीने में लात मारी और लड़खड़ाता हुआ किसी हथियार की तलाश में इधर उधर देखने लगा। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। मैं उसके ऊपर खड़ा था, चक्कर खाता हुआ, खांसता हुआ, पूरी तरह से टूटा हुआ। मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी वो बंदूक फिर से आई। इस बार वो वही सड़न नहीं था और बदतर था, गाढ़ी। वो बदबू हॉलवे से आ रही थी। मुझे बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया। पीछे वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उसे धक्का देकर खोला। अंदर लाइट नहीं थी, तो मैंने फोन की फ्लैशलाइट चलाई। जैसे ही रोशनी पड़ी, मैंने देखा फर्श पर प्लास्टिक शीट्स और कोने में बड़े बड़े काले प्लास्टिक के बैग। मैं सबसे पास वाले बैग के पास गया, उसे फाड़ा। अंदर बाल थे और एक खाल में उखड़ा हुआ सिर। अगले बैग में एक हाथ था, साफ कटा हुआ। एक और में फेफड़े थे। मैं पीछे हट गया और उल्टी करने ही वाला था। वो कारा थी, असली कारा।
उसने सिर्फ उसे मारा नहीं था, उसने उसे टुकड़ों में काटा था। मैंने पोर्च में जाकर कांपते हुए पुलिस को कॉल किया। जब वो आए, उसे पकड़ लिया गया। वो अब भी सांस ले रहा था, लेकिन मुश्किल से। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया। उस रात मैंने टिंडर डिलीट कर दिया, फिर कभी डाउनलोड नहीं किया। उस दिन मुझे समझ आया कि हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। कुछ लोग अपने प्रोफाइल को झूठ बनाते हैं और कुछ लोग वही बन जाते हैं। मेरा नाम जो है, मैं 21 साल का हूं और कैंट में रहता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं और अपना गुजारा चलाने के लिए एक स्टोर में काम करता हूं। मैं एक ऐसा शर्मीला लड़का हूं जिसने कभी भी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए तो आज तक अकेला था। अकेला होने के कारण मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे रिश्ता बनाने की बहुत सारी एडवाइसेस दी, पर आजकल रिलेशनशिप को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसलिए मैं इन चक्करों से दूर ही रहना चाहता था। एक दिन की बात है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त जेसन ने मुझे मेरे फोन पर टिंडर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की सलाह दी और कहा कि इस तरह से मैं अपनी लक भी आजमा सकता हूँ कि शायद मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो वास्तव में मेरी पसंद हो। जब उसने इस ऐप का नाम लिया तो मुझे इसे इंस्टॉल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। ऐप इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे चेक करने लगा तो मुझे कई लड़कियों के प्रोफाइल्स मिले, पर इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आई और मैंने इसकी परवाह करनी भी छोड़ दी। फिर अचानक 2 दिनों के बाद मुझे एक लड़की की रिक्वेस्ट मिली और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। कुछ ही समय बातचीत करने के बाद हमारी दोस्ती काफी गहरी हो गई। उस लड़की का नाम कैथरीन था और वह मेरे घर से 15 मील की दूरी पर रहती थी, लेकिन ये एक जंगल का एरिया था। मैंने ये सब कुछ अपने दोस्त जेसन को भी बताया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उसे डेट पर बाहर चलने को कहा तो उसने जवाब दिया कि वो मेरे घर नहीं आ सकती और उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। फिर हमने अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। ये मेरी पहली डेट थी, इसलिए मैं बहुत खुश था। रात हो चुकी थी और अगले दिन मुझे डेट पर जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं। बिस्तर पर लेटे हुए भी मैं अगले दिन के डेट के बारे में सोच रहा था और सोने ही वाला था। पर जैसे ही मैं सोने वाला था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे चाकू मारने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा कर उठ गया। मैं बहुत डर गया था क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब मैं जाग गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक सपना था और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा और बड़ी मुश्किल से उस रात सो सका। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। अपनी डेट को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर तभी रात वाली घटना मुझे याद आई तो मैंने सोचा कि इसके विषय में जेसन को बताना चाहिए। मैंने उसे वीडियो कॉल लगाया और रात में जो कुछ भी हुआ उसे विस्तार से बताया और उससे अपनी डेट के बारे में भी बताया। तभी उसने मुझे सब कुछ भूलकर डेट पर ध्यान देने की सलाह दी। उसने जगह भी पूछी। तब मैंने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। फिर मैं तैयार होने लगा। उसके घर के रास्ते पर पहुंचकर मैंने उसके लिए उपहार, वाइन की बोतल और एक गुलदस्ता भी खरीदा। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तभी अचानक मेरी कार खराब हो गई, इसलिए मैंने उसे फोन करके बोल दिया कि मैं पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। तब उसने बहुत ही अजीब आवाज में जवाब दिया कि वह मेरा इंतजार करेगी। मैंने फोन काट दिया और अपनी कार का निरीक्षण करने लगा। किसी तरह से मैंने इसकी खराबी ठीक कर दी और उसके घर पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा लेट हो चुका था। घर पहुंचकर मुझे वो घर काफी अजीब लग रहा था। ये काफी पुराना घर था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबे समय से यहाँ कोई रह ही ना रहा हो। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने आकर दरवाजा खोल दिया। मैं उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया। उसने एक टी शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि मैं उसे घूरता ही चला गया। वह किसी जानी मानी मॉडल जैसी दिख रही थी। तभी अचानक उसने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं वापस अपने होश में आया और संभलकर उसे गुलदस्ता पकड़ा दिया। उसने मुझे घर के अंदर आने को कहा। घर में सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने मुझे डाइनिंग टेबल के पास बैठने को कहा और बोली कि मैं डिनर का अरेंजमेंट करती हूँ, क्योंकि पहले ही 9 बज चुके थे। हमने साथ में खाना खाया और शराब पी। शराब पीते समय लाइट चली गई और अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उसने मोमबत्तियां जला दी और हम वहां बैठ गए। कुछ समय के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें बेडरूम में चलकर सोना चाहिए। अंदर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पीछे से उसे जकड़कर पकड़ लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। वो सीधी खड़ी रही। उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसलिए मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मेरा हाथ उसकी कमर पर पहुंच गया। मैं उसकी कमर सहलाने लगा। इस समय मैं उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका था। तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमा लिया और उसकी आंखें बंद थीं। मैं उसे किस करने ही वाला था, तभी उसने अपनी आंखें खोल दी और चीख कर कहने लगी, यदि ऐसी हरकत दोबारा की
तो जान से मार डालूंगी। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे वो धमकी दे रही हो। तभी अचानक मैंने उसका चेहरा दाहिनी ओर टंगे आईने में देखा तो मैं भय से कांपने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था। डर से मैं अपना होश खो चुका था, पर जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल सही था। ये देखकर मैं चिल्लाने लगा और बेहोश होकर गिर गया। 5 मिनट के बाद मैं उठा तो देखा कि वह मेरे नजदीक ही खड़ी थी। मैं खौफ से कांपने लगा और चहकर भी नहीं भाग सकता था। मुझे लगा कि यदि मैंने भागने की कोशिश की तो वो मुझे मार डालेगी। मैं उससे माफी मांगने लगा। तब वो बोली कि मैं सोना चाहती हूँ। हमने डिसाइड किया कि हमें सो जाना चाहिए, पर मैं सो नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे चाकू से मार रहा है और मैं तब उठ जाता। ये सब कुछ बहुत डरावना था। मैंने कैथरीन को बताना चाहा, पर अब वो जा चुकी थी। मैंने बाहर आकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं डर गया और उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगा। फिर इधर उधर देखने के बाद मुझे एक ब्रीफकेस दिखा। मैंने इसे खोलकर देखा तो 20-25 साल पुरानी कैथरीन के मुझे फोटोज मिले, जिन्हें देखकर पता चला कि वो विवाहित थी और उस लड़की का नाम एलेक्सा था, पर उसका चेहरा बिल्कुल कैथरीन जैसा ही था। तभी अचानक मुझे एक पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग मिली, जिससे पता चला कि एलेक्सा के साथ रेप करके उसे मार दिया गया था। कि देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। कुछ देर तक तो मेरे अंदर जैसे जान ही ना रही हो और मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। किस्मत से मैं घर के बाहर आ गया। अपनी कार के पास पहुंचकर मैंने इसे स्टार्ट करना शुरू कर दिया, पर यह स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। मैं इसे कोसने लगा। कुछ देर के बाद मैं अपनी कार को छोड़कर अपने घर की तरफ भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैं वहां क्यों गया। फाइनली मैं अपने घर पहुंच ही गया। मैंने डर के कारण खुद को घर के अंदर लॉक कर दिया। मैं इस घटना के बाद बहुत डरा हुआ था। मैंने अपने मित्र जेसन को फोन लगाया और उससे सब कुछ बताया। उसने मुझसे सब कुछ भूलकर शांति से बैठने को कहा और बोला कि वो कुछ ही देर में घर पहुंच रहा है। कुछ समय के बाद वो घर पहुंच गया। मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा और उस रात बड़ी मुश्किल से हम सो पाए। सुबह उठने पर मुझे कैथरीन का टेक्स्ट मैसेज मिला। मैं कल पहुंचा क्यों नहीं? मैं हैरान रह गया। मैं कल गया तो था। उसने ये भी लिखा कि वह लगातार फोन ट्राई कर रही थी, पर मेरा फोन आउट ऑफ रीच था। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे बताया कि कल रात में आया था और उसे पता भी बताया। पता देखते ही वे बोली ये उसका एड्रेस ही नहीं है, बल्कि वो सामने वाले घर में रहती है। जब जेसन को ये सब कुछ पता चला, उसने कहा कि ये तुम्हारा बुरा सपना हो सकता है तुम वहां गए ही ना हो और ये सब तुमने सपने में देखा हो। मैंने उससे बताया कि विश्वास करो, मैं उसके घर गया था। अचानक मुझे याद आया कि मैं अपनी कार भी वहीं छोड़कर आ गया था। हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए कि कार वहां है भी या नहीं। जब मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कार वहां थी ही नहीं। तब मैंने जेसन से कहा, देखा मैं कह रहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसने कहा फिक्र मत करो, चलो चल कर देखते हैं कि कार वहां है या नहीं। तब हम जेसन की कार से वहां चल पड़े। रास्ते में उसने मुझे बताया कि इसे बुरा सपना समझकर मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ समय के बाद हम वहां पहुंच गए। हमने पाया कि कार अब भी वहीं थी। हमने कार चेक किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। हम घर के अंदर गए। जब हम अंदर गए और चेक किया तो वहां कुछ नहीं था। ब्रीफकेस भी गायब था। तब मेरा दोस्त कहने लगा, हो सकता है तुमने सपने में कार चलाई हो। मैंने जेसन से बोला ये कोई जोक नहीं है और फिर जेसन वापस चला गया। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहकर सोचने लगा ये एक बुरा सपना भी हो सकता है और मुझे भूल जाना चाहिए यार। अब मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी मुझे लगा कि पीछे से कोई मुझे घूर रहा है। जैसा ही मैं पलटा, वहां कोई ना था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था। जैसे ही मैंने चेक किया तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि दीवार पर खून से लिखा था, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह देखकर मैंने दरवाजा खोला और मैं वहां से भागने लगा। मेरा नाम स्टार्क है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करता था। 2 महीने पहले मेरी गर्लफ्रेंड सुजैन ने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। मैं वहां पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। वो 10 मिनट में आ गई और मेरे सामने बैठ गई। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, हाय सुजैन, तुम लेट हो गई, अच्छा कॉफी पियोगी? सुजैन बोली, नहीं, कुछ भी ऑर्डर मत करो, मैं जा रही हूं और अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखना नहीं चाहती। मैं
रॉकी को पसंद करती हूँ। मैं शॉक्ड रह गया। मुझे नहीं पता था कि रॉकी कौन है। फटी हुई आंखों से मैंने उससे पूछा, सुजैन तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे रिश्ता खत्म क्यों करना चाहती हो? सुजैन ने बाय कहा और वो वहां से चली गई। मैं बहुत दुखी हुआ, पर कर भी क्या सकता था। सुजैन और मेरी रिलेशनशिप टिंडर से शुरू हुई थी। वो मुझे 5 महीने पहले टिंडर पर मिली और हमारी बातचीत शुरू हो गई। पर मैं नहीं जानता था कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया। हो सकता है कि उसे कोई मुझसे बेहतर मिल गया हो, पर मुझे आगे बढ़ना था, इसलिए मैं टिंडर पर कोई और दोस्त तलाशने लगा। मैं कई लड़कियों के प्रोफाइल चेक कर ही रहा था, तभी मेरी नजर एक लड़की की फोटो पर पड़ी जिसके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे। उसने गहरा आईलाइनर और लाल लिपस्टिक लगा रखी थी। उसका नाम मोली था। मुझे वो पसंद आ गई। मैंने उसे हेलो भेजा। उसने हे का रिप्लाई दिया। हम 3 दिनों तक बात करते रहे। उससे बात करते समय मैं बहुत खुश रहता था। जॉब से आते ही मैं उससे बात करने लगता था। अचानक एक दिन मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सुजैन का मैसेज मिला। उसने लिखा था, मैं अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मोली को मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल रविवार है, क्या तुम मुझसे मिलने किसी रेस्टोरेंट में आ सकती हो? उसने कहा जरूर। अगले दिन मैं काफी खुश था क्योंकि मोली के साथ शाम को मेरी डेट थी। मैं रेस्टोरेंट पहुंचने की तैयारी कर ही रहा था, तभी टिंडर पर मोली का मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, मेरे पैर में थोड़ी चोट आ गई है, माफ करना, मैं रेस्टोरेंट नहीं आ सकती, क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो? मैंने जवाब दिया, ओ माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? कृपया अपना पता भेजो। उसने कहा, हाँ ठीक हूं, और अपना पता भेज दिया और मैं अपनी बाइक से तुरंत उसके घर पहुंच गया। उसके घर के आसपास कोई और घर नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो आ गई। उसके बाल बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। उसका गहरा मेकअप बहुत आकर्षित कर रहा था। वो कमाल लग रही थी। वो मुस्कुराई, तब मैंने कहा, हाय मोली। वो सिर्फ मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारा पैर अब कैसा है? उसने मेरी तरफ देखा और अभी भी खामोश रही। मैंने ध्यान दिया पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने 2 उंगलियों से इशारा करते हुए मुझे 2 मिनट इंतजार करने को कहा। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि हो सकता है वो गूंगी हो। रसोई में जाते समय अचानक उसका पैर मेज से टकरा गया और वह चीख पड़ी, आह! पर ये क्या? उसकी मर्दानी आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा पर मैं संभलते हुए मुस्कुरा दिया। अब मेरा दिमाग बहुत परेशान हो रहा था। मैं उठा और उसके घर से जाने के लिए बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी मेरी नजर एक और कमरे पर पड़ी। वहां मुझे किसी के पैर दिखे। वह एक लड़की थी जो फर्श पर पड़ी हुई थी। मैं घबरा गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर वापस पलटा और उसी सोफे पर जाकर बैठ गया। वो 2 कप कॉफी के साथ अंदर आई। मुझे पक्का विश्वास था कि जरूर उसने कॉफी में नशा मिलाया होगा। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था और घबरा भी रहा था। मैं कॉफी पीने की एक्टिंग करते हुए खांसने लगा और उससे 1 गिलास पानी मांगा। इस बीच मैंने उसके कॉफी कप से अपना कॉफी कप बदल दिया। वो तुरंत आ गई। तब मुझे विश्वास हो गया कि पानी में उसने कुछ नहीं मिलाया होगा। पानी पीकर मैंने कॉफी भी खत्म कर ली। उसने अपनी कॉफी छुई तक नहीं। वो बहुत मासूम दिख रही थी और भोली भी। मैं सोफे पर गिर गया और बेहोशी का बहाना बनाने लगा। उसने मेरी टांगे पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और वो मुझे खींचती हुई उसी कमरे में ले गई जहां वो लड़की बेहोश पड़ी थी। मुझे कमरे में छोड़कर वो चली गई। मुझे उसके कदमों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो लड़की मेरे बिल्कुल नजदीक पड़ी थी। उसे गौर से देखने पर मैं चौंक गया। ये तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड सुजैन थी। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। वह अब भी बेहोश थी। मैं धीरे से उठा और मोली के कदमों की आवाज सुनने लगा। वह बराबर के कमरे में थी। मैं चुपके से उसके कमरे तक गया। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने की होल से अंदर झांका तो देखा कि वो अपना मेकअप साफ कर रही थी। अचानक उसने अपने चेहरे से कुछ टेप जैसा खींचकर अलग किया तो पता चला कि वह लड़की थी ही नहीं। उसका चेहरा बहुत कठोर और खुरदुरा था। शायद वो किन्नर था। उसके बाल भी इतने लंबे नहीं थे। उसने अपनी विग उतार दी। उसकी हल्की दाढ़ी भी थी। उसका रंग काला था और वह बहुत बदसूरत था। मुझे वहां से भागने का मौका मिला पर मैं सुजैन को अकेले छोड़कर
जाना नहीं चाहता था। मैंने तुरंत मदद के लिए पुलिस को कॉल लगाया। तभी कदमों की आवाज सुनकर मैं पहले की तरह सुजैन के बराबर में आंख बंद करके लेट गया। वो हमें चेक करके सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी मैंने सुना वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। मेरे पास 2 शिकार हैं, एक पुरुष दूसरी महिला। अब मैं उन्हें चाकू से टॉर्चर करूंगा, चोट पहुंचाऊंगा, फिर उनके परिवार वालों से फिरौती वसूल करूंगा। मैं उसे दरवाजे के पीछे से देख रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। वो रसोई में चाकू लेने गया। मैं दरवाजे के पीछे छिप गया। उसके अंदर आते ही मैंने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। वो गिर गया। उसका चाकू भी दूर जाकर गिर गया। मैंने तुरंत चाकू उठा लिया और उसके पैर में घोंप दिया। मैंने उसके चेहरे पर लात मारा। वो जोर से चिल्लाया। पैर में चाकू घुसा होने के कारण वह चल नहीं सकता था। मैंने तुरंत सुजैन को बाहों में उठाया और उसे सोफे पर जाकर लेटा दिया। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें डाली तो वह होश में आ गई। उसने बताया कि मैं कल यहाँ आई थी। ये मेरे बॉयफ्रेंड रॉकी का घर है, पर मुझे पता चला कि वह पूरी तरह से लड़का नहीं है, वह एक किन्नर है। इसी बीच वहां पुलिस आ गई और रॉकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वो एक किडनैपर था और लड़के लड़कियों को किडनैप करना उसका काम था। अपने जाल में फंसाने के लिए वो लड़के या लड़की का वेश बदलकर इस अपराध को अंजाम देता था। तब सुजैन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। इस तरह से हमारे रिश्ते की दोबारा नई शुरुआत हो गई। इस घटना को हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं, पर मैं इसे भूल नहीं पाती। मेरा नाम साशा है। मेरी उम्र 27 साल की है। मैं एडिनबर्ग में रहती हूँ। अब मैं विवाहित हूँ। मेरे पति का नाम बोरिस है। वो MBA हैं और एक रेप्यूटेड फर्म में काम करते हैं। हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हों। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, पर कभी कभी डरावनी यादें मुझे खौफजदा कर जाती हैं। जब ये घटना मेरे साथ घटित हुई तो मैं सिर्फ 22 वर्ष की थी। मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में थी। मैं एक औसत दर्जे की छात्रा थी, पर देखने में काफी सुंदर थी। निरंतर जिम जाने के कारण मेरा शरीर भी काफी सुडौल था। खेलों में मेरी विशेष रुचि थी। मैं टेनिस की प्लेयर थी। इन सब कारणों से मेरे बहुत सारे मित्र थे। लड़के भी मुझे बहुत पसंद करते थे और मुझे घूर घूर कर देखते थे। मैंने बहुत सारे रिश्ते बनाए, पर कभी भी उनको लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। मैंने सिर्फ मजाक की हद तक ही सारे रिश्ते रखे, क्योंकि कोई रिश्ता भी 3 महीनों से ज्यादा नहीं चल सका। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के कारण मैंने कई रिश्ते बनाए, पर कभी भी रिश्तों को लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। मैंने सिर्फ मजाक की हद तक ही सारे रिश्ते रखे। मैं फेसबुक, ट्विटर आदि का इस्तेमाल करती थी। मैं कुछ डेटिंग एप्स जैसे टिंडर आदि भी यूज करती थी। बल्कि ये डेटिंग एप्स तो मेरे पसंदीदा एप्स थे। मैं अलग अलग प्रोफाइल्स को चेक करती रहती थी, पर मेरी अपनी कुछ खास पसंद भी थी। मैं हर किसी को मित्र नहीं बनाती थी। मेरी बहुत सारी शर्तें थी, जैसे लड़के को हॉट होना चाहिए, देखने में हैंडसम होना चाहिए आदि। पर मेरे पहले से ही इतने दोस्त थे कि मुझे टिंडर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद मेरा रिलेशनशिप से ही विश्वास उठ गया था और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने लगी थी। अक्सर मैं अपना टाइम बहुत सारी चीजों में बिताने लगी थी, जैसे पढ़ने में, टेनिस खेलने में और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में अपना समय में गुजारने लगी। मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, पर अचानक एक दिन एक नोटिफिकेशन मेरे फोन पर आई। ये किसी जॉन की मैच रिक्वेस्ट थी। अब मैं किसी और रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जब मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो उसकी फोटो देखकर मैं हैरान रह गई। वो बहुत हॉट था। उसका शरीर भी काफी गठीला था। उसके कपड़ों की पसंद भी बहुत अच्छी थी। मैंने उसके एप्स में सबसे ज्यादा आकर्षण पाया। मैं खुद पर कंट्रोल ना कर सकी। उसके एप्स को देखकर ऐसा लगता था कि काश वो मेरे सामने आ जाए और मैं उसको खा ही जाऊं। अभी मैं उसका प्रोफाइल चेक ही कर रही थी, तभी जॉन का मैसेज आ गया। मैंने उसका जवाब दिया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि वो मेरा सीनियर रह चुका है और शुरू से ही मुझ पर मरता है। उसने बताया कि वो लंबे समय से मेरा पीछा कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए हमने अगले दिन मिलने का वादा किया और मैं बराबर में फोन रखकर सो गई। जैसे ही मैं सोई, मुझे ऐसा लगा कि खिड़की से मुझे कोई घूर रहा है। मैं वहाँ गई भी, पर वहाँ तो कोई नहीं था। मैं चिल्लाई कि वहाँ कौन है, पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा
कि मेरा वहम होगा और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। फिर मुझे महसूस हुआ कि काले कपड़े और काली हैट में कोई खड़ा है जिसका सिर्फ नाक और होठी मुझे दिखा। मैं भागती हुई खिड़की के पास पहुंची जहां मैंने एक आदमी को सड़क की ओर भागते देखा। मैं डर गई और सोचने लगी वो कौन था। उसके बाद मुझे बड़ी मुश्किल से पूरे 2 घंटों के बाद ही नींद आई। अगले दिन मैं कॉलेज गई पर किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं कल रात की खतरनाक घटना से ध्यान ही नहीं हटा पा रही थी। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पर मैंने सोच लिया कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करूंगी क्योंकि हर कोई मेरा मजाक ही बनाएगा। मैंने सोचा कि मुझे इस विषय पर अब ज्यादा नहीं सोचना है। तभी जॉन का मैसेज आया। वो मुझे मिलने के लिए लाइब्रेरी में बुला रहा था। लाइब्रेरी पहुंचकर मैंने देखा कि वो एक कोने में बैठा हुआ था जहां कोई आ जा नहीं रहा था। मैंने उसके पास जाकर उसे हेलो बोला। उसने भी जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसके सामने बैठ गई। वो कोई कहानी पढ़ रहा था और मैं उसे लगातार देखे जा रही थी। वो बिना मेरी ओर ध्यान दिए कहानी पढ़ता रहा। 10 मिनट के बाद उसने मुझे देखा और मेरे साथ मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। वो मेरी पोशाक और सूरत की तारीफ करने लगा। कुछ देर के बाद उसने मेज के नीचे से अपने पैर से मेरे पैरों को छुआ, फिर लगातार मेरे पैरों को अपने पैरों से सहलाने लगा। मैंने भी कोई एतराज नहीं जताया। तब उसने मेरी मंजूरी समझी और उठकर मेरे बराबर में बैठ गया। धीरे धीरे वो मेरी कमर सहलाने लगा। मुझे किस करने के लिए अपना चेहरा मेरी ओर बढ़ाने लगा। उसकी आंखें बंद थीं। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अभी वो किस करने ही वाला था, तभी मेरी आंखें खुल गईं और मैं डर से कांप गई। ये तो वही चेहरा है जो मुझे खिड़की के बाहर दिखा था। मैं जाने के लिए खड़ी हो गई और मैं बुरी तरह डर गई। तब जॉन ने आंखें खोली और पूछा कि क्या हुआ। मैंने पूछा कि तुम कल कहाँ थे जॉन। जॉन ने कहा मैं अपने घर में सो रहा था। पर हुआ क्या है? मैं वापस जाने के बारे में सोचने लगी। इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से सहम गई। मैं इसे भुला नहीं पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने घर जाने की सोच ली। मुझे वो चेहरा बार बार याद आ रहा था जो लाइब्रेरी में देखा था। जॉन का मैसेज आया। वो पूछ रहा था कि तुम अचानक क्यों चली गई। मैंने उसे बताया कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ जरूरी काम याद आ गए थे। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरा मन तो नहीं था, पर अंत में तैयार हो गई। हमने एक रेस्टोरेंट में रात 9 बजे डिनर पर मिलने का वादा किया जो शहर के बाहर था। हम मिले और डिनर करने बैठ गए। तभी उसने दोपहर वाली घटना का कारण पूछा। मैं टाल गई। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। अचानक हमने ध्यान दिया तो काफी रात हो चुकी थी। 12 बज चुके थे। हमने चलने की सोची। मेरा घर उस जगह से बहुत दूर था, इसलिए उसने मुझे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। उसके घर जाते समय रास्ते में मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे तूफान आ रहा हो। वो ऐसे मौसम में कार नहीं चला पा रहा था, इसलिए एक जगह पर कार रोक दी। हम कार में कुछ देर इंतजार करते रहे, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई तो हम घर पहुंच गए। घर के अंदर गए तो हमें बहुत नींद आ रही थी। हम बहुत थक भी चुके थे। उसने मुझे चाय दी और कपड़े चेंज करने को कहा। मैंने उससे बाथरूम पूछा तो उसने शरारत से जवाब दिया कि यहीं पे बदल लो। पहले तो मुझे शर्म आई, पर मैंने वैसा ही किया जैसे उसने कहा था। मैंने जब कपड़े बदलने शुरू किए तो वो काफी मनचला सा लगा। उसे देखकर मैं तुरंत बाथरूम में चली गई। उसकी नजरें मेरे शरीर को घूरे जा रही थी, जैसे वो कोई दरिंदा हो और मुझे खा ही जाएगा। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। फिर वो बाथरूम में कपड़े बदलने जाने लगा, पर अचानक उसने प्लान बदल दिया और मेरे सामने ही कपड़े चेंज करने लगा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरी नजर उसकी पीठ पर बने शैतान के टैटू पर गई। तभी वो पलटा। उसका गठा हुआ शरीर देखकर मैं सब कुछ भूल गई। वो आगे बढ़ा और उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। गर्दन पर किस करने लगा। मैं सीधी खड़ी थी। मेरा शरीर मेरे वश में नहीं था। अचानक उसकी पकड़ इतनी सख्त हो गई कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। मैंने खुद को छुड़ाना चाहा, पर वो काफी ताकतवर था। तभी मैंने उसका चेहरा देखा जो काफी खौफनाक दिख रहा था। तभी उसकी पकड़ से आजाद होकर मैंने भागना चाहा। उसने मुझे पकड़ लिया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने जवाब दिया मुझे किसी जरूरी काम से जाना है और उसे धक्का देकर
दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजा अचानक बंद हो गया। मैंने पलटकर देखा तो वो गायब हो चुका था। तभी एक आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं बहुत डर गई। मैंने चारों ओर देखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो मेरे सामने आ गया और मुझे पकड़ने लगा। वो मॉन्स्टर दिख रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और अपनी हेयर पिन अपने बालों से निकालकर उसकी आंखों में घोंप दी। वो गिर गया। तभी मेज पर रखे गुलदस्ते को उठाकर मैंने उसे मार दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिर से गायब हो गया। मैं उसे मरा हुआ समझकर सोचने लगी मुझे भाग जाना चाहिए। मैं दरवाजे तक पहुंच गई और सड़क पर आकर तेजी से भागने लगी। मैं भागती जा रही थी और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। वो मुझे दौड़ा रहा था। तभी किस्मत से मुझे एक पुलिस की गाड़ी दिखी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने वो घर चेक करने की बात की। घर चेक करने के बाद उन्होंने पाया कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने सारा घर चेक किया और जब कुछ नहीं मिला, उन्होंने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। मैं सुरक्षित घर पहुंच गई। इस घटना की याद आज भी मुझे डराती है। मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। समय गुजर चुका है, पर यादें हमेशा मुझे आती रहती हैं और डराती रहती हैं। मेरे दिल के किसी कोने में ये सब कुछ हमेशा रहेगा।